दिनेश नैन, कर्नल साहब एक चीज मुझे बताइए, मतलब क्या वाकई हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम 100 किलोमीटर अंदर घुस के मार आएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा? ऐसा ही हुआ ना देर रात, मतलब दे वर टेकन बाय सरप्राइज। क्या मैं सही कह रहा हूं? और उनका कोई रेडार, कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, किसी ने कुछ नहीं किया। डेफिनेटली मानक, जो कि अपना गवर्नमेंट का भी और डिफेंस फोर्सेस का भी जिस तरीके से पूरा का पूरा ये एक सीक्रेट तरीके से हम लोग लेके चल रहे थे। अगर आपको याद हो, एक दिन पहले हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे थे रात के टाइम पे, आज के दिन वो मॉक ड्रिल होनी थी और हम उसकी बात कर रहे थे कल। दूसरा, कल अगर आपको याद हो तो हमारे डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने डीजीएमओ पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश हमारी उनकी आपस में हुई थी कि भाई जब सीज फायर है तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर क्यों कर रहे हो। तो इन सब चीजों से पाकिस्तान जो है बिल्कुल कंफ्यूज था। उसको ये आइडिया ही नहीं था कि जहां एक और हम मॉक ड्रिल के लिए बात कर रहे हैं और दूसरी ओर डीजीएमओ से बातचीत की बात कर रहे हैं, आपस में बात करके सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में क्या हम लोग, ये सब हमारी प्लानिंग के तहत चल रहा था, हम कैसा कर रहे थे। तो लिहाजा जो भी हमने किया एक बहुत ही प्रिसीजन के साथ में किया, पूरी संवेदनशीलता को देखते हुए किया। और जो हमारा टारगेट था कि पिन पॉइंट टारगेट्स जो कि सिर्फ टेररिस्ट के हैं, उनको हमने अटैक करना था, वो हमने किया। अब रही बात कि हमने तो अटैक कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप, यानी ये हमारा फेज 1 था। अगर आर्मी के या डिफेंस लैंग्वेज में अगर आप सुने तो फेज 2। अब फेज 2 में क्या होने जा रहा है? फेज 2 के अंदर इनिशियली हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही थी मानक कि ख्वाजा आसिफ जो है उसने कहा है कि अगर भारत इसके बाद रिटेलिएट नहीं करता है तो पाकिस्तान शायद इसके अंदर कोई आगे एक्शन नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना तो मैं समझता हूं कि बेवकूफी है, क्योंकि आज जब दिन में दोपहर के अंदर इनकी एनएससी की मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ के साथ में पूरी कैबिनेट थी, पाकिस्तान की कैबिनेट नहीं है वो जनरल आसिफ मुनीर की ही कैबिनेट है। बिकॉज अब तो एनएसए भी उन्होंने जो है आईएसआई के चीफ को जनरल आसिम मलिक को बिठाया हुआ है, जो कि शहबाज शरीफ के हर फैसले के ऊपर पूरे पंजे गड़ा के बैठ गया है। तो कहलवाया ये गया इस मीटिंग के बाद, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन, अनलाफेबल, हंसने वाली बात है। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन ये कब कहता है कि अगर कोई देश किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करे और गलती से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी नेबर के लैंड पे हो तो नेबर हम पे अटैक कर देगा, या उसको राइट है हम पे रिस्पॉन्ड करने का। तो इसका हवाला देते हुए शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को ये हक है कि वो भारत को रिटेलिएट करे, और मैं ये सारा का सारा जिम्मेदारी या इसका पूरा का पूरा दामोदार जो है वो मैं आर्मी को देता हूं और सेना को खुले हाथ दे देता हूं। अब जनरल आसिफ मुनीर तो यही चाहता था, उसने यही कहलवाना था। तो अगर ये हम कहें कि जनरल आसिफ मुनीर कोई एक्शन नहीं करेगा तो बेमानी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे एनएसए डोभाल साहब ने अभी पूरे जितने भी एनएसए हैं, अमेरिका के एनएसए हैं, एनएसए रशिया है, एनएसए यूएई है, एनएसए सऊदी अरेबिया है, यहां तक कि एनएसए चीन है, उनसे भी बातचीत की। और साथ ही साथ में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके पास काफी राजनयिक आज साउथ ब्लॉक में आकर के मीटिंग करके गए हैं। और तीसरी हरकत यह कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेस पाकिस्तान, ऑल टेम्परेरी मेंबर्स एंड परमानेंट मेंबर्स के साथ में हम अपने इस एक्शन की पूरी ब्रीफिंग वहां पे रख रहे हैं। उसके बावजूद हमें यह लग रहा है कि नहीं, ये जनरल आसिफ मुनीर जो एक रेडिकलाइज्ड आदमी है, ये किसी भी हालत में नहीं मानने वाला और कुछ ना कुछ हिमाकत जरूर करेगा। तभी भारत ने और हमारे जो एनएस डोभाल साहब हैं उन्होंने पूरा एक तरीके से वार्निंग दे दिया कि अगर आपने कोई भी एक्शन करने की कोशिश की तो भारत उसका करारा जवाब देगा। मेरा मानना है कि जनरल आसिफ मुनीर की 3 बेसिक मजबूरियां हैं। पहला तो यह कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसको उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान के लोग उससे नफरत करते हैं। सिंध के अंदर डिफरेंसेस बने हुए हैं। कुछ थोड़ी पब्लिक है पंजाब की जहां से वो बिलोंग करते हैं, और देखा जाए तो 4 टारगेट हमने पंजाब के अंदर ही जो है हमने एड्रेस किए हैं, यानी हिट किए हैं। वहां पे भी पीटीआई के काफी मेंबर्स हैं जो कि शायद इससे वास्ता ना रखते हो, लेकिन जो बची कुछ जनता है उसके बीच में जो बड़बोलेपन में जनरल आसिफ मुनीर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि पाकिस्तान की सेना ही आपकी रक्षा कर सकती है, हम ही लोग हैं जो आपकी जो है बाउंड्रीज को सेफ रख सकते हैं, हम ही आपकी सॉवरेनिटी को सेव कर सकते हैं। इस तरह की बातचीत करने के बाद अब आसिफ मुनीर किसी भी हालत में
जो है अपनी उस साख को बनाने के लिए, क्योंकि शायद एम उसका थोड़े दिनों बाद में मार्शल लॉ का भी होगा, जो उसके दिमाग में मुशर्रफ के कारण आ रहा होगा, तो वो कभी नहीं चुप बैठेगा। सत्ता के सबसे बड़े, पावर के सबसे बड़े लालची पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही हमेशा से रहे हैं, इसीलिए वहां पर बार बार कू होता है, और जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र कुछ एक दिखावे के इलेक्शन से होता है उसकी भी हत्या कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा कर्नल साहब, एक सेकंड रुकिएगा, जरा जो बाकी मेहमान हैं उनसे भी थोड़ी बात कर लूं मैं। के शर्मा, एक सेकंड में आ रहा हूं। कर्नल रोहित चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आर्मी से खुद रिटायर्ड है। कर्नल साहब, मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी का रुख थोड़ी देर बाद रखें। कर्नल साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आपने आर्मी में सर्व किया है सर। अच्छा, कर्नल साहब का फोन कट गया है। जनरल पांडे, एक कमेंट में आपका इस पर चाह रहा हूं कि इस बार इंडिया ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ये जो स्ट्रैटेजी चुनी कि हम एलओसी या बॉर्डर पार नहीं करेंगे, हालांकि ऑफिशियली ये बताया नहीं गया है कि फाइटर जेट्स यूज हुए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स यूज हुई, क्या हुई, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि बिना एलओसी बॉर्डर क्रॉस किए हम यहीं से टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, पीओके में और पाकिस्तान में? आप समझिए, जब आप आईबी को क्रॉस करते हैं फिजिकली, उसका एक सिंबल होता है, वो एक तकरीबन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाता है, राइट। हम जब बालाकोट की तरफ भी गए थे तो भी हम पीओजेके के अंदर रह करके, और हमने उस टाइम पे भी जो बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे वो हमने उनकी उस तरफ बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे। एक देयर इज अ सिंबोलिज्म, सो देयर इज, ये एक बहुत जरूरी एक स्मार्ट मूव होता है कि आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि आजकल जो मारक क्षमता है वो अलग किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ आ गई है, और ये मेरे ख्याल से स्लोली धीरे धीरे जो स्पेशली एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है, नेवी है, इन लोगों ने इस चीजों की तैयारी करी है धीरे धीरे कि हम लोग इस पार से रह करके अटैक कर सकें। और ये हमारी ही सूझबूझ नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर, यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर देख लीजिए, हर जगह आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। नहीं तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का क्या हुआ जनरल पांडे? उनके वो एंटी एयरक्राफ्ट रेडार्स और सिस्टम का क्या हुआ? नहीं, देखिए, सो यहां पे मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, उनको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमने डिसेप्शन किया, अच्छा सिस्टम तैयार किया, काफी चीजें, बॉडी लैंग्वेज। कल मैं एक इवेंट में था जहां प्राइम मिनिस्टर भाषण भी दे रहे थे शाम को, और मैं काफी मैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में रहा हूं और कई ऐसे पदों में रहा हूं जहां पे एक आदमी थोड़ा देखता है बॉडी लैंग्वेज को, तो मुझे एक सेकंड भी शक नहीं हो पाया, हाथ मिलाया उन्होंने उस टाइम पे भी, मुझे एक शक नहीं हो पाया कि क्या होने वाला है। और कई चीजें हमने सेट करी थी इन सब चीजों इनके लिए, बट अगेन ये मानना कि हमने उनको बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, because you are not dealing with ragtag army. They are also well trained, well professional. They may be radicalized at some level, but you have to respect your enemy and take it with a pinch of salt. Okay. We may not have completely surprised, but I'm sure they were we were able to hit. ये जो है लास्ट टाइम और उससे पहले की टाइम पर जब कई बार ये उठा कि आप हमको बताइए, प्रूफ दीजिए, आई थिंक दिस टाइम वी आर मोर प्रिपेयर्ड। और आपने जैसे मीडिया इंटरव्यू हुआ और आप कई चीजें, तो कई बार क्या होता है, देश में आपको दुश्मन को बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने देश के लोगों को यह बताना जरूरी होता है कि भाई हम हिट करके लाए। ठीक है जनरल साहब, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड रुकिएगा। वी डिड ऑल दैट। ठीक है, ओके सर।